दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी के द्वारा जो आपको लंबे समय से इंतजार था टीआरई 2.0 के लिए, आप इंतजार कर रहे थे कि किस दिन इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो अब आपका इंतजार समाप्त हुआ और 4/11/2023 को यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दोस्तों क्लास 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 के साथ साथ स्पेशल स्कूल टीचर्स 9th-10th अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड फॉर क्लास 6 to 8, क्लास 9 to 10th, 11 to 12th एंड हेड मास्टर अंडर बीसी एंड ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहां देख लीजिए 27/2023। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक समझते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जो महत्वपूर्ण जानकारी है वही आपके बीच में रख सकूं। जैसा कि आप पेज नंबर 1 पर देख रहे हैं, जो कहा गया था कि लगभग 1,10,000 पदों पर यह बहाली आएगी, वैसी बात नहीं है। 69,706 पद पर यह बहाली आई है और उसमें अगर जोड़ दिया जाए 916 जो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत अगर उसको जोड़ दिया जाए उन पदों को भी, तो लगभग दोस्तों 70,000 पद को हम लोग कह सकते हैं कि इस बार बीपीएससी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। इसमें आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करेंगे वो 6 to 8 वर्ग के विद्यालयों के लिए जो शिक्षकों का जो एडवर्टाइजमेंट आया है उसमें किस किस विषय में कितने कितने सीट हैं, ये आपको एडवर्टाइजमेंट बीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट पर भी जो डैशबोर्ड है उस पर भी आपको जा करके मिल जाएगा। दोस्तों मैं फिर भी आपको यहां पर बता दूं, देखिए जो मुख्य विषय क्या क्या है। मुख्य विषय जो है गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, इन सब पर अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी, पिछड़े वर्ग की महिला, और इन सब को जोड़ दिया जाए तो जो कुल पद की संख्या होती है यहाँ पर 16,140। महिलाओं हेतु जो आरक्षित पद है वो इस तरफ आप देख सकते हैं कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए, यहाँ पर जो कुल पद नजर आ रहे हैं आपको ये हैं 15,842 कुल पद यहाँ पर हो गए। दृष्टिबाधितों के लिए जो देखा जाए, उसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबका यहाँ पर गिनती क्लियर है, आप देख सकते हैं। तो अगर इनको भी ले लिया जाए तो आप देख सकते हैं दृष्टिबाधित के लिए 400, उसके बाद मूक बधिर के लिए 339, 286 अस्थि दिव्यांगता जो है ओएच वाले, एमडी वाले के लिए 240 और 607 स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाता नातिनी के लिए जो पद हैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं इसको आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं। चलिए अब आगे देखते हैं कि श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग जो होंगे क्या नाम है। तो जैसा कि टीआरई बीपीएससी टीआरई 1.0 में जो नाम था विद्यालय अध्यापक वही नाम होगा। स्नातक कोटि का ये अराजपत्रित होगा। यह इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो 6 to 8 में बहाली होती है वो स्नातक कोटि पर ही होती है। स्नातक इसमें इंपॉर्टेंट है, 1 to 5 में इंटरमीडिएट चाहिए था, लेकिन 6 to 8 के लिए आपको जो पद दिया जाता है वह स्नातक शिक्षक का पद दिया जाता है। वेतनमान जैसा कि आप टीआरई 1.0 में देखे थे 28,000 6 to 8 के लिए वही है। और अनुमान जो भत्ते होते हैं डीए, एचआरए, मेडिकल, ये सभी जो इसमें इसको ऐड कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात, अस्थाई एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार जो आपको
एनपीएस है उसका लाभ इसमें मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, किसी भी सरकारी नौकरी में आप जाइएगा तो परीक्षामान अवधि से आपको गुजरना पड़ेगा और ये 2 वर्ष रखा गया है। इसमें एक टर्म एंड कंडीशन है कि अगर 2 वर्ष के बाद ये देखा जाता है कि आपका ये जो परीक्षामान अवधि है वो सही नहीं है तो उसकी अवधि 1 वर्ष और बढ़ा दी जाती है। तो ये आपको ध्यान देने की बात है। उसके बाद देखिए 9 to 10th के लिए भी यहाँ पर सीटें अलॉट की गई हैं। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल पर का भी यहाँ पर सीट दिया गया है हाई स्कूल में। मैथिली और संगीत का भी इस बार, पिछले दफा भी था, इस बार भी संगीत का पद दिया गया है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो अनारक्षित के कुल सीटें इन सभी विषयों को जोड़ दिया जाए तो 7534 हैं। सभी विषयों को जोड़ दिया जाए तो जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो हैं ईडब्ल्यूएस के लिए 1871, उसी तरह से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3414, पिछड़ा वर्ग के लिए 2277, अनुसूचित जाति के लिए 3021, उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 215, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 545। यानी यहाँ पर कुल पद जो देखा जाए तो 18,877 है। उसके साथ ही साथ अनारक्षित महिलाओं के लिए इसमें 2658 पद, महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण हेतु जो कोटिवार पद हैं उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। यही चर्चा मैं आपको 6 to 8 में भी किया था। आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग हैं ईडब्ल्यूएस, उनके लिए 541। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है ईबीसी जो है महिला, उनके लिए 1259, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 761। ये सभी विषयों में है, सभी विषयों में अलग अलग हैं। मैं कुल पद की बात कर रहा हूं और यहाँ पर जो कुल पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं वो है 6399। उसके बाद दिव्यांगों हेतु जो आरक्षित पद है उसकी अगर संख्या देखा जाए तो सभी के लिए अलग अलग है, सभी विषयों में आप यहाँ देख रहे हैं। और स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती नाती नातिन हैं उनके लिए 356 पद हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पर 9 to 10th के लिए देखा। अब यहाँ भी जो श्रेणी और सेवा के अधीन जो नाम रखा गया है, आपने देखा था 6 to 8 के लिए उन्हें स्नातक शिक्षक के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ जो है विद्यालय अध्यापक अराजपत्रित के रूप में जाना जाएगा। वेतनमान जैसा कि आप जान रहे हैं 28,000 6 to 8 के लिए था, लेकिन 9 to 10th के लिए 31,000, ये TRE 1 में भी था। और जैसा कि आप जानते हैं एनपीएस का लाभ मिलेगा। परीक्षामान अवधि जो है योगदान तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक रहेगी। अब यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए भी जो कुल पद हैं वो 270 हैं। और इसमें देख रहे हैं आप किसके विषय क्या क्या है, तो विषय है प्रमस्कीय पक्षाघात यानी सीपी, ब्लाइंडनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट और लो विजन, ये विषय हैं और इसके लिए स्पेशल ये पद दिए गए हैं। अब आ जाते हैं आगे भी आप देख सकते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज, उसके बाद ये है आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसके बाद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उसके बाद दोस्तों SLD यानी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ये सभी विषय हैं। इनका भी जो वेतन होगा वो उसी तरह से होगा जो 9 to 10th के लिए जो बाकी सामान्य शिक्षकों का है। 31,000, 2 वर्ष आपका परीक्षामान अवधि रहेगा, उसके बाद एनपीएस का लाभ और आपको भत्ते तो मिलेंगे ही। अब आप आते हैं हम लोग 11-12 के लिए, जो विषय यहाँ पर इंगित किए गए हैं वो आप देख लीजिए। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिकी, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र,
मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, उसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद अरबी, बांग्ला, भोजपुरी, कंप्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, मगही, यानी सभी सब्जेक्ट यहाँ पर हैं। और सभी का आप यहाँ पर देख रहे हैं, अनारक्षित के लिए पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, ईबीसी के लिए हैं, बीसी के लिए है, और कुल पदों की जो संख्या है दोस्तों वो है कितना, 18,577। इसमें महिलाओं के लिए भी आरक्षित है, जिस तरह से आपने वहां देखा 9 to 10 के लिए, 6 to 8 के लिए, उसी तरह से हैं। और बाकी जो दिव्यांगों हेतु जो आरक्षित हैं और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो आरक्षित है, यहाँ पर वेतनमान बढ़ जाता है। जैसा कि आपने देखा 6 to 8 के लिए 28 था, 9 to 10 के लिए 31 था, और अब 11th और 12th के लिए कितना है, 32 है। ये TRE 1 में भी यही चीज था, इसलिए कोई फर्क इसमें नहीं है, सेम टू सेम वही है। अब देखिए यहां पर मध्य विद्यालय के जो स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक के पद के लिए जो विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग के वेबसाइट पर आप जा करके देख सकते हैं, www.bpsc.bis.nic.in पर उपलब्ध है। ये भी जो मैं आपको बता रहा हूं ये भी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। मुझे आपको डिटेल देना है, मैं वहीं से आपको दे रहा हूं। देखिए जैसा कि आप जानते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा कि रिक्तियां जो हैं वो घट बढ़ सकती हैं, और निश्चित जान लीजिए ये रिक्तियां बढ़ने जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आप निराश ना हो कि कम रिक्तियां आई हैं, रिक्तियां बढ़ेंगी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शिक्षा विभाग जो के अंतर्गत जो विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु जो अनिवार्य अर्हता है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। भारत का नागरिक होना चाहिए। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। अब देखिए यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट और है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, जो राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आउट होती है। देखिए मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, बीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय के लिए स्टेट पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, और उच्चतर माध्यमिक के लिए स्टेट पेपर 2 में उत्तीर्णता आवश्यक है। परंतु 2012 से देखिए नियोजित शिक्षकों के लिए एक बार फिर से इसमें जगह दिया गया है। 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं होगी। अब एक प्रश्न बार बार मुझसे पूछा जा रहा था कि 1 to 5 के जो शिक्षक हैं वो 6 to 8 का फॉर्म फिल कर सकते हैं अथवा नहीं। अगर उनके पास सीटेट पेपर 2 नहीं है, बीटेट पेपर 2 नहीं है, तो क्या वो भर सकते हैं? तो इस लाइन से क्लियर हो गया कि वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता उनको नहीं है। उसकी आवश्यकता क्या है? उन लोगों को जो 2012 से पूर्व के नियोजित हैं, सभी 1 to 5 के लिए नहीं, जो 2012 से पूर्व के नियोजित हैं, दक्षता परीक्षा अगर उत्तीर्ण होंगे तो इस परीक्षा यानी 6 to 8 के स्नातक शिक्षक के लिए वो पूरी तरह से एलिजिबल हैं। ये बहुत बड़ा जो यहाँ पर उन शिक्षकों के लिए एक द्वार खुला है बीपीएससी के माध्यम से, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। देखिए उसके बाद शिक्षा विभाग के पत्रांक 582 दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों की न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग
सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवारों के लिए 75% अंक चाहिए, SC ST के और निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है सीटेट अभ्यर्थी और बीटेट अभ्यर्थियों के लिए। जो इस बार परेशानी हुई इसमें, वो परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगर इतना परसेंट है तो उसी को उत्तीर्ण माना जाएगा, वरना उन्हें अनुत्तीर्णता की श्रेणी में रखा जाएगा, ये समझ जाएं। अब आगे देखते हैं। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो एवं विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए हर्ता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान होगा, जो संप्रति निम्नवत है। दोस्तों देखिए क्या क्या है। 6 to 8 के लिए बात करते हैं। देखिए विद्यालय अध्यापक के विषयवार निम्न पद होंगे: गणित एवं विज्ञान अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक, भाषा विद्यालय अध्यापक। नियुक्ति हेतु जो अहारता चाहिए शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक, वो इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। देखिए अगर आपके पास बीएड की डिग्री हो और अगर आपके पास डीएलएड की भी डिग्री है, चाहे किसी भी नाम डीएलएड है, अब जैसे जो नियोजित शिक्षक है उनके पास ये डीपीई का ये आपको उनके पास सर्टिफिकेट है, तो वो भी इसके लिए मान्य होंगे। नंबर 1, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर और तथा बीएड अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र के 1 वर्षीय स्नातक बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। उसके बाद अथवा में है, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। जिसके पास जो सर्टिफिकेट हो, 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय, अगर आप इंटर हैं तो आपको 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में बीएलएड होना चाहिए, तब भी आपकी गिनती हो जाएगी। 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक उसके समकक्ष और 4 वर्षीय बीए, बीएससीएड और बीएड, बीएससीएड, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा, न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड। परंतु देखिए नंबर 2, शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा एवं बीएड के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद यानी आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण, जिसे ब्रिज कोर्स कहा जाता है, आवश्यक होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण रूप करने हेतु 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। उसके बाद देखिए 6 से 8 तक के लिए इंपॉर्टेंट यहां पर बात हो जाती है कि स्नातक स्तर पर ऑनर्स या अनुषांगिक यानी सब्सिडरी विषय के रूप में संबंधित भाषा पठित होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या है कि जो सामाजिक विज्ञान में जो जाएंगे, जिस लेकर के जो फॉर्म फिल करेंगे, उनके लिए क्या चाहिए? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर होना चाहिए। अगर इनमें से 2 विषय नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद 6 to 8 के लिए जो विज्ञान विषय है स्नातक स्तर पर क्या होना चाहिए? मैथ, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में से कम 2 विषय, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये समझ जाइए आप। 5% का छूट मिलेगा किन्हें? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों को। यह भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सामान्य विषयों के लिए जो 9वीं 10वीं के लिए क्या चाहिए, वो भी यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो
50% अंकों के सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में या इसके समतुल्य उत्तीर्ण और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक स्नातकोत्तर तथा 13/11/2002 के अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के आवेदन पत्र जमा करने, कार्यक्रम को मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति विनिमय 2002 10/12/2017 को अनुसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट यही है, आपको बीएड होना चाहिए, या देखिए बीएड है, बीएसएस सीएड है कि ये 4 वर्षीय उपाधि है, ये आपके पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन या अगर आपके पास पीजी है तो और बेहतर है। और अब देखिए पीजी है तो जरूर उसको सबमिट करेंगे ग्रेजुएशन के साथ। शारीरिक शिक्षा विषय के लिए 9वीं 10वीं के लिए जो आवश्यक शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है वो भी आपको जान लेना चाहिए। 50% अंकों के सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक होना चाहिए एक वैकल्पिक विषय के रूप में। उसके बाद 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद तथा खेल प्रतियोगिता अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता। दोस्तों 45% अंकों सहित स्नातक उपाधि और राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर जो अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता होता है उसमें सहभागिता होनी चाहिए। बहुत सारे जो नियोजित शिक्षक हैं उनके पास ये चीजें मिल चुकी हैं, उन्हें प्राप्त हैं। दोस्तों उसके बाद इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं, इतना ज्यादा मैं आपके बीच में अगर रखूंगा वीडियो काफी बड़ा होगा, आप समझ सकते हैं इसको। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सभी इंपॉर्टेंट है और इसे आप नोट कर लेंगे। आप आयोग के वेबसाइट पर जा करके आप इस चीज की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मेरा काम है आपको इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बता देना। अब देखिए यहां पर क्या है कि कक्षा 9-10 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत होगा। गणित के लिए देखिए शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 956 दिनांक 29/5/2023 के आलोक में स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग में से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। अब आगे देखते हैं। देखिए शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 10-10 दिनांक 8/6/23 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। यानी आपके पास अगर बीसीए की डिग्री है तो वो भी मान्य है। विज्ञान में देख लीजिए स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग में से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता होनी चाहिए। इसमें आप देखिए वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र के अलावे बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में ऐसा कि हमने चर्चा भी की थी कि सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही देखिए सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक के शास्त्र में किसी 2 विषय में एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है। अनिवार्य रूप से उसको चयन किया सामाजिक विषय में परीक्षा में कर सकते हैं, विज्ञान के विषय में परीक्षा कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, माफ कीजिए।
उसके बाद है शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या इतना के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय के समकक्ष प्राचीन इतिहास माना जाएगा। ये जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, प्राचीन इतिहास में अगर है तो समकक्ष माना जाएगा। भाषा से संबंधित क्या है, तो इसमें स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स सब्सिडरी विषय के रूप में पठित होनी चाहिए। 11-12 के लिए अब आ जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे समझ जाइए। वो आपको बीएड तो होना ही चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और 50% अंक होना चाहिए। 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर अथवा उसके समतुल्य 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी मान्यता प्राप्त आवेदन पत्र जमा करने के समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों को निर्धारित पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति 2002 अथवा 10/12/2017 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि 2007 के अनुरूप ये अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक बीएड होना चाहिए। तो मूल रूप से 50% अंक के साथ आपको स्नातकोत्तर होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, स्नातकोत्तर और बीएड। एमएड है तो और बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड हो 55% अंकों के साथ, उसके समकक्ष ग्रेड के तथा विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर तथा 3 विषय एकीकृत बीएड एमएड। ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर 11-12 के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं नियुक्ति हेतु जो विषय समूह निम्नवत होगा, फिजिक्स के लिए क्या होगा, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। ये जान लीजिए। बॉटनी जूलॉजी के लिए शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या 10/10 दिनांक 8/6/23 के आलोक में बॉटनी जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी के का जो विषय है वो होना जरूरी है। मैथ के लिए मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जो कंप्यूटर विज्ञान के विषय के लिए अध्यापकों के लिए जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है वो भी मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि DOEACC से स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE यानी कंप्यूटर साइंस IT या बीटेक कंप्यूटर साइंस IT या समकक्ष। उसी तरह से आप यहां देख रहे हैं BE है, बीटेक है, ये डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर देखिए सब अथवा करके है, जो भी चीजें इसमें आपके पास अवेलेबल हैं वो आपका इस एग्जाम के लिए आपको एलिजिबल करता है। दोस्तों ये है संगीत शिक्षक की बात कर लें तो 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि और उसके समकक्ष आहारता मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने का प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। अब देखिए संगीत शिक्षक के लिए भी स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। इस बार स्टेट का एग्जाम हुआ है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उस पर बात करते हैं कि 11-12 तक वाणिज्य संकाय विषय में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु जो पात्रता परीक्षा के संबंध में, तो ये जान लीजिए क्या है। 3 विषय EPS, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी में नियुक्ति की जाएगी। इस हेतु कॉमर्स में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उक्त 3 विषयों में से एक विषय में नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं, परंतु EPS दोस्तों EPS जो है अथवा अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी विषय में
शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित विषय में ही नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं, वो अलग विषय में नहीं जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मान्यता से संबंधित उपबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक समकक्ष एवं इंटरमीडिएट समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा। केंद्र अथवा राज्य सरकार से अधीन गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र मान्य होगा। एनसीटी अधिनियम 1993 के प्रवृत्त होने के पूर्व केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अथवा एनसीटीई अधिनियम से प्रवृत्त होने के उपरांत एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा वैसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश तथा जहां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम प्रभावी नहीं है, उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत शैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्य होगा। अब देखिए, ये सभी चीजें आपके पास होनी चाहिए। स्नातकोत्तर के समतुल्य जो अर्हता है, मौलाना मजरूल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय पटना या बिहार के राज्य मदरसा विश्वविद्यालय फाजिल की उपाधि उर्दू फारसी के लिए, ये जो विषय है। स्नातकोत्तर भी इसी तरह से जो दरभंगा संस्कृत विद्यालय जो दरभंगा है, वहाँ से आचार्य की उपाधि अगर है तो वो भी मानी जाएगी। उसके बाद ये मौलाना मजरूल हक अरबी और फारसी, जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया, ये सभी जो हैं स्नातकोत्तर और स्नातक की डिग्रियां मान्य होंगी। अब आ जाते हैं दोस्तों कि शिक्षक प्रशिक्षण में किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विषय के समतुल्य के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में एनसीटीई के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। ये कहा गया है एक बार फिर, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसता है उसको लेकर के। अब आ जाते हैं प्रारंभिक शिक्षक यानी वर्ग 6 और 8 के लिए कुल 234 पद दिए गए हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग के अंतर्गत इसका बहुत इंतजार हो रहा था दोस्तों। तो 234 पद हैं। अब यहां पर आप यहां पर देख सकते हैं कि 234 पद में भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में कुल कितने कितने पद सभी के लिए हैं। अनारक्षित के लिए 93, ईडब्ल्यूएस के लिए 24, पिछड़ा वर्ग के लिए 27, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 42, एससी के लिए 39, एसटी के लिए 3, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 6, कुल 234 पद। इधर उसी तरह से दिव्यांग हेतु और स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते के लिए वेतनमान उसी तरह से है दोस्तों, जिस तरह से अभी हम लोगों ने चर्चा किया। 6 to 8 के लिए 28,000, 9-10 के लिए 31,000 और 11-12 के लिए 32,000 और सभी देय भत्ते एनपीएस सहित। इसलिए इसमें कुछ विशेष नहीं है, इसमें बस वैकेंसी है। वैकेंसी कितना है ये आपको जानना है और उसी आधार पर प्रधानाध्यापक के लिए जो कुल पद है मात्र 31 है। अब इसमें 12 पद अनारक्षित के लिए, 3 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 4 पिछड़ा वर्ग, 5 जो है वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उसके बाद 5 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए भी 1 सीट है और कुल 31 पद इसमें दिए गए हैं। अब आ जाते हैं परिवीक्षा अवधि। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी सरकारी जो जॉब आपको लगती है तो 2 वर्ष परिवीक्षा अवधि माना जाता है। अब देखिए कि अन्य पिछड़ा वर्ग के कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षक 6 to 8 की जो विषयवार पद हैं वो गणित और विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में और भाषा में। अन्य +2 के लिए भी जो यहाँ पर डिग्रियां हैं वो यहाँ पर क्लियर हैं, बीए, बीएससी और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, जिसे कोई भी नाम दिया गया हो। तो ये यहाँ पर बीए, बीएससी और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा। आप देखिए यहाँ पर 50% अंकों के साथ बीए, बीएससी एवं शिक्षा शास्त्र के 1 वर्षीय स्नातक, जस्ट उसी तरह की है जो हम लोगों ने अभी बाकी जगहों पर देखा। देखिए यहाँ पर जो लिखित परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और विषय क्या है,
एक भाषा रहेगा, समान अध्ययन एवं विषय, और ये जो कुल होंगे, देखिए जो भाग 1 होगा वो भाषा होगा, वो 30 अंक का होगा, और भाषा 2 जो भाग 2 होगा वो 40 अंक का होगा, वो आपका सामान्य ज्ञान होगा, यानी जीएस का पेपर होगा। और नंबर 3 जो भाग देख रहे हैं वो 80 नंबर का होगा, और इसमें आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। सब्जेक्ट रिलेटेड 80 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिस तरह से टीआरई 1 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 9 10th के लिए, 11 12th के लिए। तो 6 to 8 से लेकर के 11 12 तक इस बार वही स्थितियां रहेंगी। ये 1 to 5 का नहीं है कि सिर्फ आपसे जीएस पूछा जाएगा। अब यहां पर देख लेते हैं कि जो भाग 1 होगा वह हारता होगा, उसमें आपको पास करना है, 30% अंक लाने होंगे। अगर 30 नंबर का ये क्वेश्चन ये आपका रहेगा, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, तो आपको कितने नंबर लाने हैं? 30% का 30 नंबर का 30% कितना होगा? 30% का 30 नंबर का 30% 9 होगा, यानी 9 नंबर लाने होंगे आपको। और यहां पर देखिए उसके बाद भाग 2 में जो आपसे पूछा जाएगा वो क्या होगा? तो प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण इसमें शामिल होंगे। भाग 2 में मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जैसे गणित एवं विज्ञान, ये दोनों रहेंगे। सामाजिक विज्ञान, उसके बाद हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी। तो एक पत्र आपको चुनना होगा। भाग 3 आप देख लीजिए यहां पर, और क्या है? पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग के लिए अंतर्गत जो प्रारंभिक शिक्षक के लिए एक विषय पत्र होगा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा। इसी तरह से एससीईआरटी, एनसीईआरटी से संबंधित होंगे क्वेश्चन, लेकिन इसका अस्तर उम्मीदवार हेतु तो जो निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, यानी 6 to 8 और 9 to 10th के लिए जो न्यूनतम अर्हता रखा गया है, क्या स्नातक, क्या है? स्नातक, ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहीं 11 12th के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, यानी क्वेश्चन आसान नहीं होगा, ये आप जान लीजिए। उसी तरह से यहां पर भी आप देख लीजिए कि भाषा के रूप में 150 टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 150 अंक के होंगे, और 150 प्रश्न भी होंगे, जिसमें 30 नंबर के आपके क्वालिफाइंग रहेंगे, और 120 में 40 मार्क्स आपका रहेगा जीएस का, और 80 मार्क्स आपका रहेगा सब्जेक्ट रिलेटेड। ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं आगे दोस्तों, मेधा सूची। तो मेधा सूची लिखित परीक्षा के जो कुल प्राप्तांक होगा वो भाग 2 और 3 के आधार पर बनेगा। भाग 1 इसमें सम्मिलित नहीं होगा। हाँ, जो अभी अगर आपने वीडियो माफ कीजिए, जो माननीय अतुल प्रसाद जी हैं बीपीएससी के चेयरमैन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि टाई की स्थिति में जो स्थितियां उत्पन्न होंगी वो उनके उम्र का स्थिति होगा, फिर उनका प्रशिक्षण का होगा, उसके बाद आखिरी स्थिति क्या होगी कि उसमें फिर भाषा के जो प्राप्तांक हैं उसको भी जोड़ा जाएगा, और जोड़ करके फिर मेधांक बनाया जाएगा, और उसमें जो सफल होंगे वही सफल होंगे। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी में यही स्थितियां रहेंगी, साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, ये आप जान लीजिए। किसी तरह का इंटरव्यू इसमें नहीं होगी आपकी। ये भी जान लीजिए कि अगर आप तीनों पदों पर चुने जाते हैं तो आपको एक ही पद दिया जाएगा। ये क्लियर हो जाएगा। इस बार ये क्लियर किया है बीपीएससी ने कि
एक विद्यार्थी एक पद ही उसे प्राप्त होगा। उसके बाद दोस्तों 3 जिले आपको देने होंगे, आपको आरोही अवरोही क्रम में 3 जिले देने होंगे, और जो आप जहां आपकी नियुक्ति होगी तो 1 2 3, ये 3 जिलों के अंतर्गत ही आपकी नियुक्ति होगी। अब आप उसमें जो जो जिले आपके नजदीक से आपको जो बेहतर लगता है उसको नंबर 1 देंगे, नंबर 2 देंगे उसके बाद वाले, और नंबर 3 उसके बाद वाले आपका जिला होगा। जो आपका इसमें आवंटित जिला होगा वो आपके मेधा अंक के आधार पर ही होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर मेधा अंक के आधार पर आपका कम मार्क्स है तो आपका तीसरा जिला भी आवंटित किया जा सकता है, और यह भी हो सकता है कि आपको इन तीनों में से कोई न मिले, कोई दूसरा ही जिला मिल जाए। अब यहां पर एक बार फिर क्लियर किया है बीपीएससी ने, आपको 3 मौके ही दिए जाएंगे, इससे अधिक मौका आपको नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए। इसलिए फॉर्म भरें पूरी तैयारी के साथ, और जब समझ लें कि हाँ मैं पूरी तरह से इसके लिए एलिजिबल हूं, तैयार हूं, तभी आप इसका फॉर्म भरें, नहीं तो एक जो अटेम्प्ट है वो चले जाने की स्थिति होगी। अब पत्र विषयों के स्तर पर विस्तृत पाठ्यक्रम, जैसा कि हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, वो इस साइट पर अवेलेबल है, आप यहां से भी जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आरक्षण की बात उसी तरह से है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम के आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए जो प्रमाण पत्र लगते हैं वो देने होंगे। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास संबंधित प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग के लिए भी उनका जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना पड़ता है। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको अपना जो ईडब्ल्यूएस का पेपर देना होता है। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं विशेष चर्चा नहीं करूंगा। उसके बाद आ जाते हैं, ये देखिए ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि का कोड दिया हुआ है, यहाँ पर किस कोटि में कौन कौन होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण या रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। इसलिए जो भी इस तरह के जो कैंडिडेट हैं वो अपना रिन्यूअल जरूर करवा लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब आगे आते हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा कर लें। अब देखिए पर ईडब्ल्यूएस के बारे में यहां पर कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस कब का होगा, आप एक बार बना लेंगे वो नहीं चलेगा, ये हर साल ईडब्ल्यूएस बनता है। तो ये 2022-23 के आधार पर जो निर्गत ईडब्ल्यूएस है उसी को यहां पर मान्यता प्रदान किया जाएगा। आप पहले के देंगे तो उसकी गिनती नहीं होगी, ठीक है, ये आप जान लीजिए। अब देखिए यहां पर ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थी से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है, और इस देखिए यहां पर अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न देय होगा, ये जान लीजिए। अब यहां पर देखिए आयोग द्वारा किसी समय मांगे गए अभ्यर्थी के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को मांगा जा सकता है, अनिवार्य करना, इसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता उत्तीर्ण, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। विज्ञापन अनुरूप शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र, ये आपको चाहिए ही चाहिए। इसलिए अगर अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसे अवेलेबल कर लें, क्योंकि इस बार मौके नहीं मिलेंगे। एक बार अगर आप सबमिट कर देंगे तो फिर आयोग का वेबसाइट नहीं खुलने जा रहा है, आज ये क्लियर किया गया बीपीएससी के द्वारा। तो ये सभी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप इसे देख लें। मैं अगर इसे और ज्यादा करूंगा तो ये और वीडियो बड़ा होगा। देखिए फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड होना चाहिए, हाल का खींचा हुआ 2 फोटो होना चाहिए, लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति होनी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, किसी पद पर प्रतिनियुक्त हो तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत
अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अब यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि प्रमाण पत्रों की जांच में जो महत्वपूर्ण है वो जान लीजिए। नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यक जांच करा लेंगे। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतन आदि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधान के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए शुल्क जो यहां पर होगा वो बायोमेट्रिक फीस 200 रुपए अलग से अलग अलग प्रत्येक परीक्षा यथा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, विशेष विद्यालय अध्यापक, इन सभी के लिए आपको जमा करना होगा। और जो बाकी शुल्क है वो बता देता हूं मैं। यहाँ पर 750 रुपये लगेंगे जो जनरल कैटेगरी से आएंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये, दिव्यांगों के लिए 200, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये आपको देने होंगे। और ये भुगतान ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में लिया जाएगा। अब यहां पर देखिए 200 रुपया बायोमेट्रिक फी के रूप में, सबसे अतिरिक्त शुल्क प्रति पद का भुगतान नहीं करना होगा, ये क्लियर है। आधार संख्या अगर अंकित किया जाता है तो, अगर आप अंकित नहीं करते हैं तो 200 रुपये आपको देना पड़ेगा, ये क्लियर है। तो सभी के पास प्रमाण पत्र मौजूद हैं आधार कार्ड का, तो ये शायद आपको ना देना पड़े। ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है ये 5/11 से 14/11 तक करना है। विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17/11 तक आपको करना है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 10/11 से यह शुरू होगा और अंतिम तिथि 25/11 तक होगा और इसको नहीं बढ़ाया जाएगा। इसलिए जो भी चीजें कमी है उसको आप पूरा कर लें। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात को पीडीएफ फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है, ये जान लीजिए। तो ये आप जब ऑनलाइन करने जाएं तो भुगतान आपको करना है, और भुगतान एक बार करने के पहले आपको जो भी गलतियां हैं वो ठीक कर लें, क्योंकि एक बार अगर आप भुगतान कर लेंगे तो उसके बाद आपको इसमें कोई सुधार नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आप सुधार करना चाहेंगे तो आपको दूसरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र और संबंधित कागजातों का हार्ड कॉपी जो है वो आयोग के कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। आपको जो एक चीज और मैं बता देता हूं मोबाइल के बारे में। मोबाइल जो है आपका वही होना चाहिए जो आधार से लिंक हो, नहीं तो दिक्कत होता है आपको आगे जा करके। इसलिए इस बात पर जरूर ध्यान करेंगे कि आधार से लिंक आपका होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बता दूं, महत्वपूर्ण जो निर्देश दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे, और हार्ड कॉपी और सभी संबंधित जो मूल प्रमाण पत्र हैं निश्चित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, आपको इसको ध्यान में रख करके काम करना होगा। और जितना भी सर्टिफिकेट है आपके पास, अगर नहीं है तो अभी आप उसे कंप्लीट कर लें और उसे सुरक्षित रख लें। जो भी फॉर्म फिल करें उसका हार्ड कॉपी तुरंत अपने पास रखें, और भविष्य में इसकी आपसे डिमांड की जाएगी
तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं और जिसे आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। मुझे अब नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ विशेष जानने की आवश्यकता है। जो एक बात मैं और बता दूं, जो नियोजित शिक्षक 1 to 5 में कार्यरत है 2012 से पहले, तो उनके लिए सीटेट की आवश्यकता नहीं है, बीटेट की आवश्यकता नहीं है। 6 to 8 के लिए मैं बात कर रहा हूं। आगे के लिए स्टेट की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इसके लिए सिर्फ दक्षता परीक्षा अगर आप उत्तीर्ण हैं तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप बीएड नहीं हैं, डीपीई हैं, डीएलएड हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण जो इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानकारी थी, मैंने आपके बीच में प्रस्तुत की। वीडियो जरूर बड़ा है, लेकिन मैंने अपने तरफ से पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।